आज हमारे साथ संदीप जी हैं, संदीप हुड्डा, जो रोहतक के रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया में पिछले 13 साल से आप हैं ना? 21 साल से। 21 साल से हैं जी। तो संदीप भाई अभी बता रहे थे आपकी आपकी ऑस्ट्रेलिया में एनडीटीवी वाले प्रणय राय से मुलाकात हुई थी। क्या किस्सा था उस समय, क्या कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में आप, कैसे उनसे मुलाकात हुई थी? तो मैं 2003 फरवरी में ऑस्ट्रेलिया गया था एमटेक करने के लिए। अच्छा। तो उसी दौरान काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 2003 या 4 में हाँ। मैं मेलबर्न की सड़कों में भटक रहा था, अपनी यूनिवर्सिटी से घर जा रहा था स्टेशन की तरफ। हाँ। तो मेरे सामने दो आदमी चले जा रहे थे, इंडियन थे देखने। तो उनमें से मैंने प्रणव राय जी को पहचान लिया। और मैंने पहले मैं सोचता रहा कि इस आदमी इनको मैंने कहीं पे देखा हुआ है, और मेरे को नाम भी याद नहीं आया उनका। पर मैंने फिर भी ऐसे ही अप्रोच कर दिया उनको, और मैंने उनको पूछा कि आई हैव सीन यू समवेयर। तो उनके साथ जो सज्जन थे उन्होंने बताया कि ये एनडीटीवी के मालिक है प्रणव रॉय। तो फिर मेरे एकदम दिमाग में सनका, मैंने कहा हाँ, आपका वर्ल्ड दिस वीक प्रोग्राम देखते थे जब हम भारत में थे। तो उनसे अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने पूछा आप यहाँ पे क्या करते हो, हमने बताया कि हम स्टूडेंट हैं। तो 5-10 मिनट बात हुई, उन्होंने गुड लक बोला एंड देन ही लेफ्ट। ओके। तो अभी आप भारत आए हुए हैं, आप तो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन चुके हैं। तो भारत आके अब आपको कैसा लगता है? मोदी राज में जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? वैचारिक रूप से आप क्या फील करते हैं इंडिया के बारे में? चूंकि आप इंडिया के निवासी अब नहीं हैं, लेकिन अपने घर और आप परिवारजनों से मिलने आते हैं। तो कुल मिला के भारत कितना बदला है आपकी नज़र में? नहीं, मैं हर बार आता हूँ तो भारत में हर बार नए नए चेंज आते हैं, क्योंकि भारत का साइज़ और पॉपुलेशन देखते हुए यहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं हर बार। इसका मेरे ख्याल से सरकार से कुछ इतना लेना देना नहीं है। कुछ चीज़ें नेचुरली बदलती हैं, रोड समय के साथ। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिताजी को मैंने 2012-13 में ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो उनको उनके पास सिंपल नोकिया का फ़ोन था। मैंने उनको आईफोन दिखाया, उनको फ़ोन दे दिया। और आईफोन यूज़ करने में आसान है अगर आप करो तो उनको ये स्मार्टफोन यूज़ करने की आदत पड़ गई। तो 10 साल से आईफोन ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं और भी लोगों को देखता हूँ, वो पेटीएम भी यूज़ करते हैं, एटीएम भी यूज़ करते हैं। और रोड पहले से बहुत अच्छे हो गए। पहले जो मैं वापस आता था तो यहाँ के खड्डे वड्डे वो देख के तंग हो जाता था। एक ही चीज़ है जो नहीं बदली, जो कि समय के साथ बढ़ गई है, वो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा आना हमेशा सर्दियों में होता है, क्योंकि वहाँ क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं। लोग बताते हैं यहाँ पे कि ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीने होते हैं, 2-3 महीने। पर एक जो चीज़ है वो नहीं बदली है। बाकी रोड बदल गए हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, मेट्रो आ गई है, और लोगों के पास पैसा आ गया है। कई चीज़ों में मेरे को भारत ऑस्ट्रेलिया से भी महंगा लगता है। पहले 10 साल मैं अपनी नॉर्मल शॉपिंग के लिए, जैसे कपड़े जूते, यहाँ इंडिया से लेके जाता था कि यहाँ सस्ते मिलते हैं। लेकिन आज मैं वहीं से लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में उससे ही महंगे हुए। यहाँ के जो गुड़गांव के, दिल्ली के मॉल्स वगैरह हैं, तो यहाँ कोई चीज़ें सस्ती नहीं रही है। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे जो इनकम का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो मिडिल क्लास है वो बीच में फंसा हुआ है, बहुत तेज़ी से अपर मिडिल क्लास में जाने की तैयारी में है। तो लोगों के पास पैसा भी बहुत है यहाँ पे। जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो वैसे ही है। पर मैं क्योंकि बहुत कम समय के लिए आता हूँ, और मेरा ज़्यादातर समय रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने में जाता है, तो मैं खूब इंजॉय करता हूँ। और मेरा हर ट्रिप में एक टारगेट रहता है कि मैं आऊँ और भारत का 1-2 और इलाका विजिट कर लूँ। हर बार मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ। इस बार जैसे गोवा और मुंबई में 1 हफ्ता मैंने लगाया फैमिली के साथ। और अभी बच्चों का भी धीरे धीरे इंडिया के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बच्चे मेरे वहीं पैदा हुए, तो उनको इंडिया के बारे में पता नहीं, ताजमहल के अलावा। हालांकि मैंने ताजमहल उनको अभी तक दिखाया नहीं। तो उनको भी इंटरेस्ट रहता है कि इंडिया में रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के अलावा और भी नई नई चीज़ें दिखाऊँ। घूमने वूमने के हिसाब से इंडिया मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जगह है। और आजकल खासकर रोड वोड बन गए तो आने जाने में दिक्कत कम है। तो ये मेरे को काफ़ी बदलाव महसूस हुआ पिछले 21 सालों में। जब शुरू में आया था तो एटीएम वगैरह भी नहीं थे लोगों के पास, और वो सब नहीं था, इंटरनेट भी नहीं चलता था। तो आजकल उस मामले में लाइफ ईजी होगी यहाँ पे भी। और जिससे भी बात करो सब या तो बाहर गए हुए हैं या बाहर के लोगों को जानते हैं। तो अब इतना बड़ा गैप नहीं है विदेश में और यहाँ पे। बाकी पॉलिटिक्स के बारे में तो मेरी रुचि कम है, लेकिन फिर भी जो सुनते हैं वो जैसा यहाँ पे एक बनाया गया है कि मोदी जी का और भारत का विदेशों में नाम हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस में ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में नाम का मतलब नाम हुआ है, लोग जानते हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो उस नाते से जानते हैं। बाकी जो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं वो लोगों को नहीं पता है। अगर आप किसी आम नागरिक से बार बात करोगे तो
उनको इस बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या नया काम चल रहा है। खासकर जैसे यहाँ पे आजकल मैं आया हूँ तो सारी खबर जब राम मंदिर के ऊपर है, तो वहाँ पे राम मंदिर, क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनको तो सबको पता है क्योंकि वो फॉलो न्यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में वहाँ के जो और गोरे और दूसरे सिटीजन्स हैं उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वहाँ का मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं करता बिल्कुल। तो ये है यशवंत जी। तो आपने क्या कभी सोचा था बचपन में कि आप ऑस्ट्रेलिया में बस जाएंगे? नहीं, बचपन में तो नहीं सोचा था। मेरा विचार बना, मैं जब 10th और या 11th में था तो हमारे एक जानकार थे जो US अमेरिका गए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को, वो वापस आते थे गिफ्ट विफ्ट लेके आते थे, उन्होंने मेरे को वहाँ के बारे में बताया और ये भी बताया कि आप वहाँ जाके बाहर जाके रह सकते हो, पढ़ सकते हो। पर मेरा जो सीरियस जाने का प्रोग्राम बना जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था रोहतक से, तो 2nd 3rd ईयर में मैंने सोचा, ये 2000 के आसपास टाइम था जब .com बबल जो बरस्ट हुआ था, .com बबल। तो उस टाइम पे नौकरियां मिलनी थोड़ी मुश्किल थी यहाँ भी और बाहर भी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि बाहर जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेरा जो मेन कारण था बाहर जाने का, उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मेरे को पूरा दुनिया घूमनी है, और ये पता था कि इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगते। उसलिए मैं सोच रहा था कि बाहर का पासपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए घूमना आसान हो जाएगा। बाकी लाइफस्टाइल और वो चीज़ें तो वहाँ जाके ही पता लगी। तो उस चक्कर में मैंने और एक मेरा कज़न था, उसने दोनों ने मिलके अपना पासपोर्ट बनवा लिया घर वालों से बगैर बताए। तो जब मेरे पिताजी ने पासपोर्ट देखा, वो पहली बार यही पूछा था कि कहाँ जाओगे पासपोर्ट लेके। तो ऐसे ही रहा कि जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन करी, जैसा कि मेरे को पता था कि यहाँ जॉब मिलने में दिक्कत हुई, तो मैंने धीरे धीरे अपने परिवार को कन्विंस किया। 2-3 महीने लगे उस चीज़ में, पर एक बार वो कन्विंस हो गए तो मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट किया। 4-5 महीने में मेरा वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा लग गया और मैं वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पे 1-2 लकीली जानकार थे, तो रहने का खाने का स्टार्टिंग में मेरा सेटअप हो गया था आसानी से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन पहले 2 साल मेहनत बहुत है वहाँ पे, क्योंकि आपको क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है और अपना जेब खर्च भी निकालना पड़ता है। जिस तरह की जॉब मिल जाए वो करनी पड़ती है। और यहाँ जैसे पता है उस एज में आप अपना गिलास भी उठा के इधर से उधर नहीं रखते, तो उस हिसाब से मेहनत बहुत करनी पड़ी 2 साल। लेकिन उसका फल जल्दी मिला जब PR होगी, सिटीजनशिप आ गई। उसके बाद इधर उधर की जॉब करी और फिर मैंने जैसे IT में M.Tech की तो अपनी फील्ड में जॉब स्टार्ट कर दी। तो 5 साल ऐसे ही यार दोस्तों के साथ गुजारे और 2008 में मैंने यहाँ इंडिया में शादी करी। तो वहाँ की नागरिकता कब मिली आपको? मेरे को नागरिकता जैसे मैं 2003 में गया था फरवरी में, 2004 में मेरे को वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, जिसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। और उसका रूल ये होता है 4 साल की वेटिंग के बाद। तो 2007 में मेरे को वहाँ का पासपोर्ट मिल गया था। हाँ। अब जो है हरियाणा के लोग काफ़ी जाने लगे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आप जब गए थे उसमें मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जाते थे, ऐसा था ना? हाँ, मेरे टाइम पे जो पहला जो वेव थी खासकर नॉर्थ इंडिया की या पूरे इंडियंस की, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम थी, क्योंकि उससे पहले ज़्यादातर लोग UK, कनाडा और US जाना ही पसंद करते थे। ऑस्ट्रेलिया का नया नया स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ तो मेरी क्लास में 10 या 20% इंडियन होते थे, लेकिन आज की तारीख में 80-90% सारे इंडियंस ही स्टूडेंट भरे हुए, इंडिया और चाइना। अभी पिछले कुछ सालों में तो चाइना ने भी को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने, और बहुत सारे नेपाली भी आ रहे हैं पिछले 1-2 साल में, नेपाल के भी। तो मेरे समय पे इंडियन कोई दिखता था जो आपकी क्लास में है, ग्रुप में, उसके अलावा नहीं दिखता था। अब तो इंडियंस इतने हो गए कि वहाँ पे एक सबर्ब है मेलबर्न में, उसका नाम पॉइंट कुक है एक्चुअल में, जिसको लोग मुंबई कुक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे इंडियंस ही बसे हुए हैं। 80% इंडियंस ही हैं सारे के सारे। तो और अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी लोग जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेसेस भी चला रखे लोगों ने। पूरा सबर्ब, शॉपिंग स्ट्रीट सब इंडियंस की है वहाँ पे। आप बता रहे थे कि एक बार अगर महिला ऑस्ट्रेलिया चली जाए तो वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहती है, क्योंकि इतना सेफ होता है। हाँ, है ना? हाँ, ये मैंने पॉइंट नोटिस करा है अपने पूरे सर्कल में, अपनी फैमिली में। जो भी महिलाएं या तो इंडिपेंडेंटली एज ए स्टूडेंट जाएं या जॉब के लिए जाएं या शादी करके, ज़्यादातर महिलाएं जाती हैं अपने पति के पास वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद उनको इतनी फ्रीडम महसूस होती है, मिलती तो है ही, महसूस होती है। और वो अगर आप अपने परिवार में बात करें कि चलो बहुत रह लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अभी वापस चलते हैं इंडिया, तो मैंने आज तक किसी भी महिला को वहाँ पे दोबारा इंडिया जाने का नाम मतलब के बारे में सोचती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, जॉब मिल जाती है, जैसी भी आपकी स्किल है वैसी।
और आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, कपड़े पहनने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। हालांकि महिलाओं को काम ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उनको जॉब भी करनी पड़ती है, बच्चे भी खुद देखने होते हैं और घर का खाना पीना ही बनाना पड़ता है क्योंकि वहाँ आप कुक मेड तो रख नहीं सकते, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कल्चर भी नहीं है वहाँ पे। महंगा पड़ता है। महंगा भी पड़ता है और मिलता भी नहीं आसानी से। तो सब अपना सारा काम करना खुद पसंद करते हैं और बावजूद इसके कि वो बिजी रहते हैं, जो वैल्यू ऑफ फ्रीडम इतनी ज़्यादा है कि वो इंडिया आने के बारे में सोचते भी नहीं, खासकर महिलाएं। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, झंडे गाड़ते रहिए भारत वालों का जो है ऑस्ट्रेलिया में। संदीप हुड्डा जी, थैंक यू। थैंक यू सर।